In vocabulary and grammar, we have transition and transitive and intransitive verbs. ठीक है, हमारे पास क्या है? Transitive or intransitive verbs. Now, what is the difference between transitive and intransitive? Let's read it. A transitive verb is a type of verb that needs an object to make complete sense of the action being performed by the subject. ठीक है, क्या कह रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक इस तरह का वर्ब होता है, एक ऐसा वर्ब होता है जिसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है ताकि वो उसका सेंस कंप्लीट कर सके। क्या मतलब कि अगर वो वर्ब है, उसके आगे कोई ऑब्जेक्ट है कि वो जो काम हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा है, वो चीज पता होना जरूरी है ताकि उस वर्ड का कंप्लीट सेंस बन सके। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ शी चेज द डॉग चेज, ठीक है, अगर मैं बोलूँ द डॉग चेज, अब द डॉग चेज किसको चेज किया उसने, अब वो किसके पीछे भाग रहा था? इंसान के पीछे, बिल्ली के पीछे, गाड़ी के पीछे, किसके पीछे? तो जब वो आपने ये बता दिया कि इट वाज द डॉग चेज द कैट, तो उसने कैट चेज का मतलब होता है किसी को किसी के पीछे भागना पकड़ने के लिए। ठीक है, तो कुत्ते बिल्ली अगर लड़ रहे होते हैं ना, तो कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है उसको पकड़ना है। तो यानी यहाँ वो बात, तो जब मैंने कैट ऐड किया तो कैट ऐड करने से मेरे पास क्या हो गया? मेरे पास एक सेंस बन गया, कंप्लीट सेंस बन गया एक्शन का। द डॉग चेज तक भी बात में तो समझ में आ रही कि कुत्ता किसी के पीछे भाग गया है। जब मैं कैट लिख दूंगी तो कंफर्म हो जाएगी कि अच्छा, कुत्ता जो है वो कैट के पीछे भाग रहा है, डॉग जो है वो कैट के पीछे भाग रहा है, राइट? अब देखो नीचे कह रहे हैं इफ मैं लिखूं द डॉग चेस्ड, तो द वर्ब चेस्ड इन द अबव एग्जांपल इज अ ट्रांजिटिव वर्ब दैट डिमांड्स एन ऑब्जेक्ट, यानी ये एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए फॉर कंप्लीशन। सही है? As you can see, the second sentence, the dog chased, the does not seem complete. अच्छा, ये वाला जो chased है, ऊपर वाला chased जो है, ये आपके पास ट्रांजिटिव है जो कि आपके पास डिमांड कर रहा है ऑब्जेक्ट को, लेकिन ये वाला जो सेंटेंस आपको दिख रहा है, ये लग रहा है कि ये कंप्लीट नहीं है। ये सेंटेंस जो है, द डॉग चेज डज नॉट सीम कंप्लीट, कंप्लीट नहीं लग रहा आपको। द मोमेंट यू से द डॉग चेज, द पीपल लिसनिंग टू यू वुड डेफिनेटली आस्क द क्वेश्चन चेज व्हाट, राइट? यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ लेमैन लैंग्वेज में, आप जब किसी को कुछ बताने लगते हैं ना, तो वो बताने जैसे आपने कहा कि जो है ना उसने मारा, तो आपके फौरन जहन में क्या आएगा कि किसको मारा, है ना? फौरन से जहन में एक ख्याल आता है कि भाई किसको मार पड़ी है, कौन पिटा है। ये नहीं, इससे ज्यादा आपको नहीं पता, वो क्यूरियोसिटी होती है कि किसने मारा है। क्यूरियोसिटी इस चीज की होती है कि पिटा कौन, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पेरा लिंक है, प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाएं और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। तो यहाँ पे भी वही कह रहे हैं कि जब आपके जहन में या जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके जहन में जब ये क्वेश्चन क्लिक करे थे ना कि कौन किस पे काम हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो ट्रांजिटिव सेंटेंस, वो ट्रांजिटिव वर्ब है, उसको एक ऑब्जेक्ट की नीड है। ठीक है, दैट एक्सप्लेन्स व्हाई चेंज्ड कैन बी क्लासिफाइड एज अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट फॉलोज पैटर्न एसवीओ। एसवीओ पैटर्न क्या मतलब? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये पैटर्न इसको चाहिए होता है। अच्छा, अब intransitive क्या होता है? An intransitive verb is a verb that does not necessarily require an object to make sense of the action being performed by the subject in a sentence or in context। यानी कि आप कोई इस तरीके की जो है ना वो सेंटेंस वर्ब होगा जिससे आपको जरूरी नहीं कि आप उसको कंप्लीट करो या ऑब्जेक्ट डालो, आप वैसी वो हाफ वे में उसका मीनिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन फेल्ट वीक। अच्छा, अब आपने क्या किया? एक मिनट।
कि ओल्ड मैन फेल्ट वीक का क्या मतलब, ये जो ओल्ड मैन है ये सब्जेक्ट आ गया, फेल्ट वर्ब है, एक काम है फील करना, वीक एक कॉम्प्लीमेंट है, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसने किसी चीज को फील नहीं किया, उस वो खुद मतलब उसकी एक फीलिंग आ रही है इसके अंदर वीकनेस की, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना मुझे इधर कोई ऑब्जेक्ट डालने की जरूरत, ये वैसे तो नहीं द ओल्ड मैन फेल्ट वीक इन हिज हार्ट और माइंड और सोल और कुछ इस तरह नहीं, या हेल्थ कुछ भी नहीं लिखूंगी, सिर्फ वीक लिखा ही है मैंने तो मुझे पता चल गया अच्छा उसको उसकी हेल्थ वीक है। जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी वैसी हेल्थ जो है वो वीक होती है, वो जो है ना वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं। तो यहाँ पे वीक तक मेरे पास बात ही कंप्लीट हो गई, मुझे और आगे एक्स्ट्रा चीजें लिखने की जरूरत की महसूस नहीं हुई, राइट। तो द वर्ब इन द अबव सेंटेंस इज फेल्ट एंड इट कनेक्ट टू द सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लीमेंट एंड डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, कॉम्प्लीमेंट काफी था इसके लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई द वर्ब, अब ये आज तक बात समझ में आ गई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब हम इसको जब एक्सरसाइज में करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा है केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। आइडेंटिफाई द वर्ड टाइप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अब आपके पास कुछ बोल्ड वर्ड्स हैं, उसको आपने ये करना है कि भाई वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हम ट्रांजिटिव को जो है वो हम येलो से हाईलाइट करेंगे, और जो आपके पास इंट्रांजिटिव है उसको हम बल्कि कोई और कलर ले लेते हैं, ग्रीन, उसको हम ग्रीन से हाईलाइट करें, ठीक है। उसको हम ग्रीन से हाईलाइट करें। नाउ लेट्स सी, शी एट द डिलीशियस केक। अब यहाँ वर्ड क्या है, एट। अब एट द डिलीशियस, अगर मैं बोलती, अगर वो सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन होता है कि शी एट, उसने खाया, उसने क्या खाया, फौरन से जहन में आता था कि उसने क्या खाया, या उसने खाना खाया, या उसने एप्पल खाया, उसने कोई फ्रूट खाया, उसने कोई चीज सही क्या खाया, क्या का क्वेश्चन आएगा। तो यानी कि ये मेरे पास ट्रांजिटिव है, तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगी, येलो हाईलाइट, ठीक है। फिर आपके पास है नेक्स्ट, द कैट जम्प ऑन टू द वॉल सिल। जो बिल्ली है वो उसने छलांग मारी ऑन टू द वॉल सिल, विंडो सिल। अब बिल्ली ने छलांग मारी खिड़की के जो वो है जो सीलिंग होती है ना खिड़की की, जो थोड़ी सी जगह होती है वहां पे, वहां अक्सर बिल्लियां खिड़कियों पे जाके बैठ जाती, तो वहां जाके बैठ गई। अब अगर मैं इसको देखती हूँ, इट्स कम्प्लीटली ऑन मी, ठीक है, कि मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या नहीं लग रहा, मैंने उस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब अ कैट जम्प ऑन टू दी विंडो सिल, मतलब क्या होता है इसका कि भाई जो बिल्ली है उसने जंप करके वो चली गई विंडो सिल पे। अब इसके अंदर लिखा हुआ है कि जंप किया उसने, कहाँ जंप किया, वो जो उसका काम हुआ वो कहाँ काम हुआ। अब फर्ज करो कि अगर मैं इसको सिर्फ ये लिखूं कि द कैट जंप, इसके बाद क्या मेरे पास मेरे जहन में क्वेश्चन आ रहा है कि वेयर, ठीक है, ये ऑन व्हाट, कहाँ जंप किया उसने, राइट। तो ये जब मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो क्या मुझे जरूरत पड़ रही है कि भाई यहाँ पे उसने जंप
तो मुझे इससे जरूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही महसूस? क्योंकि बिल्ली ने छलांग मारी है। अब मतलब सिंपल है ना कि द कैट जंप, माई कैट जंप। अब जंप वो बेड से भी हो सकता है, यहाँ से वहां से, मतलब इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि कहाँ जंप मारी उसने। ये तो नहीं कि उसने आसमान वो बिल्डिंग से जंप मारी, ऑब्वियसली घर पे कहीं इधर जंप मारी होगी, तो यानी उसमें मैं इतनी ज्यादा क्यूरियस नहीं होंगी। तो यानी यहाँ पे अगर ऑन टू द विंडो सिल नहीं भी लिखा हो तो मेरे पास मैं बिल्कुल रिलैक्स होंगी, मुझे कोई मसला नहीं होगा, मैं कहूंगी चलो ठीक है सही है, बिल्ली छलांगे तो मारती रहती है, राइट। तो ये हो गया बात। अच्छा, अब आपके पास नेक्स्ट है, ही बिल्ड अ सैंड कैसल ऑन द बीच। उसने बनाया एक सैंड कैसल बीच के ऊपर। अब अगर मैं यहाँ पे इसको क्वेश्चन को स्टॉप कर दूं कि ही बिल्ड, उसने बनाया, भाई क्या बनाया? अब बनाने में तो दुनिया की लाखों करोड़ों चीजें, लेकिन उसने क्या बनाया है? उसने एक सैंड कैसल बनाया। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की नीड आई है, तो यानी दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ड, राइट। फिर आपके पास है द रिवर फ्लोड स्विफ्टली, ये जो दरिया है वो स्विफ्टली बहता गया। अब यहाँ पे द रिवर इज सब्जेक्ट, फ्लोड इज वर्ब, और स्विफ्टली क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, उसका वो है एडवर्ब है कि भाई वो सुकून से बह रहा था, मतलब ऐसे प्यारा, मतलब सुकून से बह रहा था, राइट। अब रिवर जो है, जो दरिया है, वो फ्लो, वो बहता जाता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि वो बहता राइट पे बह रहा है, लेफ्ट पे बह रहा है, वो बस बहता जाता है। रिवर की कोई ये तो क्यूरियोसिटी होती कि अच्छा रिवर जो है वो कराची की तरफ बह रहा है या इस्लामाबाद की तरफ बह रहा है, कोई ये कभी क्वेश्चन होता नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसको, कोई ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट ना भी लगाऊं तो मुझे इसको कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, सही है। तो इसका मतलब ये इनट्रांजिटिव वर्ड कहलाए, करेक्ट। द नेक्स्ट इज द म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली इन द बैकग्राउंड। कि म्यूजिक जो है वो सॉफ्टली प्ले हो रहा था इन द बैकग्राउंड। अब देखो, म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली, कि म्यूजिक जो है वो, गाने जो है वो सॉफ्टली जो है वो मतलब सॉफ्ट गाने लगे हुए थे, वो बज रहे थे इन द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर। यहाँ पे कोई सच ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे ऑब्जेक्ट अगर है भी तो बैकग्राउंड है, लेकिन वो ऐसा इमीडिएट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ देखती द म्यूजिक प्लेड सॉफ्टली या द म्यूजिक प्लेड, तो मुझे कोई क्यूरियोसिटी नहीं होती, अच्छा गाना बज रहा था, ठीक है, तेज बज रहा था, स्लो बज रहा था, नहीं, मैं कभी भी नहीं पूछूंगी, है ना। मैं बोलूंगी कि यार कल क्लास में जो है ना वो गाने, कल जो है ना वो क्या कहते हैं, सर मैंने गाना सुना। अब उसमें मैं ये कहूंगी कि भाई कहाँ सुना, किस तरह सुना, किसको सुना, नहीं, गाना सुना, बात खत्म, राइट। यानी मुझे और कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। तो यानी ये जो प्लेड है ये भी क्या है आपके पास? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, द लास्ट सेंटेंस इज सारा बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी। सारा ने जो है वो नया ड्रेस खरीदा है पार्टी के लिए, ठीक है। अब सारा बॉट, सारा ने खरीदा, सारा इज सब्जेक्ट, बॉट इज वर्ड। सारा ने खरीदा, क्या खरीदा भाई? उसने क्या खरीदी है ऐसा? उसने कोई सब्जियां खरीद ली, उसने ड्रेस खरीदा, उसने ज्वेलरी, उसने गाड़ी, उसने बंगला खरीद लिया, क्या खरीद लिया भाई? क्यूरियोसिटी होगी ना कि अच्छा भाई तुमने क्या खरीदा। लड़कियों को तो सबसे ज्यादा होता है कि भाई अच्छा जल्दी से मुझे बताओ तुमने क्या शॉपिंग की, क्या खरीदा। तो यानी कि यहाँ तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो ये तो ट्रांजिटिव है ही है, ये तो बाकी अगले सेंटेंस के बाद तो ये कंप्लीट होगा ही नहीं, है ना। तो ये आपके पास हो गया ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। अच्छा, अब आपने नीचे वाले सेंटेंस में क्या करना है, एक ये भी कर लेते हैं पहले, कि नीचे वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने डिटरमाइन दी ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। इसमें आप ऑब्जेक्ट डिटरमाइन करें, ऑब्जेक्ट बताएं कि ऑब्जेक्ट क्या है, सही है। ऑब्जेक्टिव हम जो है वो रेड से कर देते हैं। अच्छा, अब पहले है शी रीड्स अ बुक। शी इज सब्जेक्ट, रीड्स इज अ वर्ब, अ बुक इज अ ऑब्जेक्ट, इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि एक सिंपल आ गया मेरे पास कि अब बुक ऑब्जेक्ट है, कि किस पे काम हो रहा है, किसको पढ़ रही है, अब किताब को। बी इज द विंड ब्लू द लीव्स, कि जो द विंड किसको कहते हैं? हवा को। ब्लू को मतलब बहा के ले गई है, उड़ा लिया उसने, किसको? द लीव्स को। तो द लीव्स यानी कि जो उड़ाने वाला काम हुआ किसके ऊपर हुआ? लीव्स के ऊपर, तो लीव्स आपके पास ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद है ही रोट अ लेटर, उसने जो है वो क्या लिखा? एक लेटर लिखा। अब उसने लेटर लिखा, अब यहाँ पे उसने क्या, उसने लिखा, ही, उसने रोट लिखा, वी इज सब्जेक्ट, रोट इज वर्ड,
क्या लिखा, जो उसने मुझे लिखने वाला काम किया किस चीज के ऊपर किया, लेटर के ऊपर, यानी कि वो लेटर लिखा उसने, तो लेटर इज एन ऑब्जेक्ट। फिर आपके पास है दे पेंटेड द फेंस ब्लू, उन्होंने जो है फेंस को ब्लू कलर का पेंट किया। फेंस किसको कहते हैं, फेंस आपके पास ना कुछ घरों के गार्डन्स के बाहर, ये फार्म हाउस में देखा होगा कि वो जैसे लकड़ियां लकड़ियां लगी होती है ना, जैसे बाउंड्री बनाई होती है, वो एक फेंस होता है, ठीक है। तो उसको उन्होंने ब्लू कलर का कर दिया, सही है। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट, पेंटेड का मतलब पेंट करना यानी कि वर्ब है। क्या पेंट किया, किस पे काम किया, द फेंस ब्लू, यानी कि फेंस के ऊपर। तो फेंस जो है आपका पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फेंस क्या हो जाएगा आपके पास, ऑब्जेक्ट। ब्लू नहीं होगा, जिससे फेंस ऑब्जेक्ट होगा आपका, ठीक है। समझ आ गई, यहाँ तक की वाली इसमें हमने क्या निकाली, इसमें हमने ऑब्जेक्ट डिटरमाइन कर लिए। उसके बाद अब यहाँ लिखा है क्रिएट सेंटेंस विद बोथ टाइप्स, आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट सेंटेंस है राइट अ सेंटेंस विद ट्रांजिटिव वर्ब, कोई एक सेंटेंस बनाए जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब हो, कोई दूसरा सेंटेंस बनाए जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब हो। थर्ड इज राइट एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग ट्रांजिटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग इंट्रांजिटिव। अब सबसे पहले इंटेरोगेटिव क्या है भाई, लेट्स अंडरस्टैंड। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चनिंग, ठीक है। जिसने कोई क्वेश्चन किया जा रहा हो, इट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि आपको कुछ सवालिया जुमले बनाने हैं, क्वेश्चनिंग क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने हैं, जिसमें एक में ट्रांजिटिव वर्ब आ रहा हो, एक में इंट्रांजिटिव वर्ब आ रहा हो। अब हम इसकी अगर एग्जाम्पल लें, फर्स्ट ट्रांजिटिव कोई हम बना लेते हैं। um, सारा सारा हैज कंप्लीटेड, ठीक है। सारा हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, ठीक है। सारा हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, ये आपके पास से हो गया सेंटेंस। सारा हैज कंप्लीटेड द होमवर्क, में HW लिख ली, ठीक है, होमवर्क। अब नाउ इस सेंटेंस के अंदर मेरे पास क्या क्या वर्ड्स है, ये जो है मेरे पास, दिस इज ऑब्जेक्ट, सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब। हैज जो है वो बेसिकली हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं भी इसको एज अ वर्ब पूरा काम करी, ठीक है। और ये क्या है आपके पास, ऑब्जेक्ट है। अब मैं देखी हूँ कि इस ऑब्जेक्ट के बगैर मेरा काम हो सकता था कि नहीं। मैंने लिखा, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब ऐसा वर्ड जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत लाजमी हो। मैंने लिखा सारा हैज कंप्लीटेड द होमवर्क। अब सारा हैज कंप्लीटेड, सारा ने कंप्लीट कर लिया, क्या कंप्लीट कर लिया, ठीक है। हमें नहीं पता उसने क्या कंप्लीट कर लिया, उसने जो है वो लाइक उसने उसने कुछ कंप्लीट किया। अब वो शॉपिंग भी हो सकता है उसने कंप्लीट किया, उसने हो सकता है कुकिंग कंप्लीट कर लिया हो सकता है उसने कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया हो सकता है उसने पेंटिंग कंप्लीट कर ली हो, है ना, कुछ भी कंप्लीट हो सकता है। तो क्या कंप्लीट किया उसने, होमवर्क कंप्लीट कर लिया। तो यानी कि यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट की नेसेसिटी है, तो इस वजह से दिस इज अ ट्रांजिटिव, तो मैंने एक ट्रांजिटिव सेंटेंस बना लिया। अच्छा, एक और हम इंट्रांजिटिव सेंटेंस लिख देते हैं कि अगेन सारा डांस्ड नाइसली, ठीक है। सारा ने डांस किया नाइसली, सारा सब्जेक्ट हो गई, डांस क्या हो गया उसका वर्ब, नाइसली मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, ये एडवर्ब है कि उसने वो जो डांस किया उसने कैसे किया, अच्छा डांस किया, तो वो उसका एडवर्ब, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मैंने इस्तेमाल किया नहीं, क्या मुझे ऑब्जेक्ट की नीड है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये मेरे पास सेकंड सेंटेंस भी हो गया, विच इज इंट्रांजिटिव वर्ब, हैविंग इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ जो डांस है इट इज इंट्रांजिटिव, जो कंप्लीटेड था वो ट्रांजिटिव था, समझ आई।
फिर नेक्स्ट है व्हाट राइट एन इंटरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग ट्रांजिशन एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस यूजिंग इंट्रांजिटिव। अब हमें कोई क्वेश्चनिंग सेंटेंस बनाना है, ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चनिंग जुमला। वैसे अगर हम कोई और सेंटेंस ना करें, इसी सेंटेंस को हम अगर ये जो ऊपर वाले 2 सेंटेंसेस है उन्हीं को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इंटरोगेशन में, यानी कि अब मेरे पास है सारा हैज कंप्लीटेड द वर्क, इसको अगर मैं क्वेश्चन में कर दूं कि तो फिर क्या बनेगा, हैज सारा कंप्लीटेड दी होमवर्क, है ना, क्या सारा ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो यानी उसके अंदर मैं इसको लिख देती हूँ ताकि हैज सारा कंप्लीटेड दी होमवर्क, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, ठीक है। अब अगेन यहाँ के इसमें देखो मेरे पास सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। तो यानी कि यहाँ पे मुझे जरूरत थी ऑब्जेक्ट की, तो ये मेरे पास ट्रांजिटिव हो गया। फिर अगर मैं ऊपर वाले लिख दूँ सारा डांस नाइसली, तो मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि देख सारा डांस नाइसली, कि क्या सारा ने अच्छा डांस किया। तो क्या तो हमारे पास क्वेश्चनिंग होगा, दिस डिफरेंट लिख देती हूँ, डिड सारा डांस नाइसली, ठीक है। तो क्या सारा ने डांस किया अच्छे से, क्वेश्चन मार्क। सारा इज द सब्जेक्ट, डांस इज द वर्ड, नाइस इज द कॉम्प्लीमेंट। कहीं ऑब्जेक्ट है नहीं है, जरूरत है नहीं है, ठीक है। इससे एक और सेंटेंस मेरे वहां में आया है कि डिड यू स्टडी, डिड यू स्टडी, ठीक है। अब डिड यू स्टडी आ गया। अब डिड यू स्टडी के मतलब पढ़ने की बात हो रही है। पढ़ने की बात हम नॉर्मली भी कर सकते हैं कि आपने सब पढ़ लिया नहीं पढ़े, से रोज मम्मा पूछ रही है कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, राइट, कि आपने स्टडी की नहीं करी। तो डिड यू स्टडी, तो उसके अंदर डिड तो क्वेश्चनिंग आ गया, यू इज सब्जेक्ट, स्टडी इज वर्ड। कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है, कहीं ऑब्जेक्ट है नहीं, मुझे जरूरत नहीं, राइट। इस तरीके से इसके सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, देन यू हैव fill in the blanks with appropriate preposition. preposition जो है 2 वर्ड से निकला है, एक है प्री जिसका मतलब होता है बिफोर, और एक होता है पोजीशन यानी कि पोजीशन। पोजीशन पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली पोजीशन नहीं, पोजीशन जगह वाली पोजीशन, की कौन सी जगह पे रखा हुआ है, कौन सी पोजीशन में, ठीक है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो कि पोजीशन से पहले हम लगाएं, उस पोजीशन को इनहेंस करने के लिए, उसकी लोकेशन बताने के लिए, उसकी लोकेशन को इनहेंस करने के लिए, उसकी पोजीशन की लोकेशन को बताने के लिए वो आपके पास प्रपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है, ठीक है। अब मैंने बोला द कैट, मेरे पास एक कैट है, मेरे पास एक कैट है, ठीक है, और टेबल है। अब वो कैट जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और टेबल उसकी पोजीशन है। अब लेकिन कैट टेबल के कहाँ है, टेबल के ऊपर है यानी ओवर द टेबल है, या अंडर द टेबल है, सही है, ये बिसाइड द टेबल है यानी साइड पे बैठी हुई है, ये अक्रॉस द टेबल है यानी टेबल के सामने है, ठीक है। अक्रॉस का मतलब टेबल से टेबल के अक्रॉस, या फिर टेबल के बिल्कुल सामने होगी तो मैं कहूंगी इन फ्रंट ऑफ द टेबल। समझ आ रही है कि अब इस बिल्ली की पोजीशन इस टेबल पे कौन सी जगह पे, कौन सी लोकेशन पे है, दैट इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, ठीक है। आइदर इज इट above the table, under the table, over the table, beside the table, across the table, in front of the table, behind the table, ये सब क्या होगी, these are the prepositions। जो पोजीशन से पहले लगाऊंगी मैं
द टेबल से पहले जो मैं लगाऊंगी दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन, जो मुझे हेल्प करेगा समझने में कि भाई ये चीज कहाँ पर है। सही है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। शी वॉक डैश द पार्क टू मीट हर फ्रेंड्स। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, बहुत सारे प्रपोजिशंस आते हैं, सिर्फ अंडर ओवर इसके पर कन्फाइन नहीं होते। तो शी वॉक डैश द पार्क टू मीट हर फ्रेंड्स, वो पार्क गई अपने दोस्तों से मिलने के लिए। तो इसको मैं इंग्लिश में कैसे कंप्लीट करूंगी? शी वॉक टू द पार्क, ठीक है, वो पार्क गई टू मीट हर फ्रेंड्स। सिंपल। द कैट जम्प डैश द टेबल। अब कैट ने जंप किया डैश द टेबल, कहाँ जंप किया उसने? तो जंप कहाँ करती है कैट? अगर जंप करेगी तो ऊपर की पोजीशन पे जंप करेगी ना, तो द कैट जंप ओवर द टेबल। अब इसमें एक आता है ओवर, एक आता है अबव। ओवर का मतलब है कि वो टेबल के ऊपर से छलांग मार के वो दूसरी जगह पे आ गई, और अबव का मतलब है कि वो टेबल के ऊपर आ गई। समझ आ गई? यहाँ पे अबव लिखना चाहिए था मुझे। अबव का मतलब है टेबल के ऊपर, और टेबल के ऊपर से गुजर के दूसरी जगह पे आना ओवर हो जाएगा। तो मैं इसको ओवर द टेबल लिख दूं, मेरी मर्जी। फिर द एयरप्लेन फ्लू डैश द क्लाउड्स। अब एयरप्लेन जो है वो या तो अबव द क्लाउड्स होता है ना, या कभी जो है ना आपने जगह देखा ना, जहाज हमेशा जो है वो ज्यादातर जहाज जो है वो या तो इन बिटवीन द क्लाउड्स भी होते हैं या अबव द क्लाउड्स होता है, कि क्लाउड्स के ऊपर से जा रहा है जहाज, क्लाउड्स नीचे होते हैं, जहाज ऊपर जा रहा है। तो आप अबव भी लिख सकते हैं और इन बिटवीन भी लिख सकते हैं। कहते हैं ना बादलों के बीच में से जहाज जा रहा है, तो इन बिटवीन भी लिख सकते हैं सिंपली। राइट। इन बिटवीन का मतलब बीच में, वो भी आपके पास प्रपोजिशन है। फिर है दे सेल्ड डैश द आइलैंड। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेल किया आइलैंड तक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम अक्रॉस द आइलैंड, लेट मी थिंक, जैसे टू द आइलैंड भी हो सकते हैं वैसे तो। लेट मी थिंक अबाउट इट। टू ही हो सकता है, यस, द सेल टू द आइलैंड, वो आइलैंड है। अब हाँ, बहुत सारे हो सकते हैं, अक्रॉस द आइलैंड भी हो सकता है कि आइलैंड से वो, मतलब आइलैंड के अक्रॉस का मतलब होता है आइलैंड से गुजर के आगे तक चले गए। फिर आप क्योंकि आप वो जाहिर सी बात है, बिल्ली तो है नहीं कि ओवर चली जाए, तो वो अक्रॉस ही जाएगी। राइट। जैसे समझो कि ये आइलैंड है, ये सारा समंदर है, ठीक है, और यहाँ से मेरी शिप आ रही है, ठीक है, तो अगर शिप यहाँ से इसके साइड से जाएगी तो ये अक्रॉस द आइलैंड होगा, ठीक है, आइलैंड को क्रॉस करके आगे चली गई। अच्छा, और या फिर मैं इसको कहूंगी कि टू द, या तो वो आइलैंड जा रही है तो टू द आइलैंड हो गया। अच्छा, आइलैंड क्या होता है बेसिकली पता होगा सबको कि ये समंदर है, समंदर के बीचों बीच जो एक जमीन का हिस्सा होता है वो आइलैंड कहलाता है। डोरेमोन में बहुत देखा है हमने। अच्छा, द हाइकिल क्लाइम्ड डैश द माउंटेन्स। हाइकिंग कौन होता है? जो हाइकिंग करता है, जो माउंटेन्स के ऊपर चढ़ता है। राइट। अब हाइकिंग का मतलब है कि वो चढ़ेगा, तो क्लाइंब या तो क्लाइंब अप होता है या क्लाइंब डाउन होता है। अब वो क्लाइंब अप भी लिख सकती, क्लाइंब क्लाइंब नीचे उतरने को क्लाइंब डाउन कहते हैं, ऊपर चढ़ने को क्लाइंब अप कहते हैं। तो मैं क्लाइंब अप लिखूंगी, मेरी मर्जी। राइट। अच्छा, इसके बाद है द ट्रेन ट्रेवल्स डैश द टनल। ये बड़ा मजे का है। द ट्रेन ट्रेवल्स डैश द टनल। अब जो ट्रेन है वो टनल के नीचे से गुजर के जा रही है ना, टनल होता है, इस टनल के अंदर ट्रेन जाती है और दूसरा टनल का एंड होता है, वहां से बाहर निकल जाती है ना। तो ये क्या, उसको मैं क्या बोलूंगी? टनल के अंदर से गई है तो मैं इसको क्या बोलूंगी? तो इन बिटवीन तो नहीं बोलूंगी, बीच में से तो नहीं गई, टनल के बीच में नहीं गई, टनल एक ही है। बीच का मतलब दो चीजें, उनके बीच में कोई चीज होना, लेकिन टनल तो एक ही है। तो टनल से निकल रही है तो इसका मतलब क्या है? ये थ्रू द टनल। इसको मैं क्या बोलती हूँ? थ्रू द टनल। THROUGH, थ्रू द टनल। ठीक है। अच्छा, शुड आई इरेज दिस? बहुत ज्यादा गंदा हो गया है।
अब आपके पास है द ट्रेन हो गया। अच्छा, द नेक्स्ट इज द बॉल रोल्ड डैश द स्ट्रीट। द बॉल रोल्ड डैश द स्ट्रीट। अच्छा, मतलब इसका क्या है कि स्ट्रीट है यानी सड़क है, गली है, और बॉल जो है वो गली से गुजर, मतलब गली में जाके गली में घूम रही है। बॉल तो जैसे गिर गई है गली में, ठीक है, गिर के वो रोल डाउन कर रही है। मैंने बोल दिया फिर, इसको हम बोलते हैं रोल डाउन, रोलिंग डाउन। ठीक है, रोल डाउन होना यानी कि गली से गुजर, जैसे वो अगर बॉल, देखो अगर आपके पास गली जो है वो सीधी होती है तो बॉल एक जगह आके रुक जाएगी, लेकिन अगर गली टेढ़ी है तो बॉल जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती, इसका मतलब वो रोल डाउन हो रही है, ठीक है, नीचे जा रही है। इसलिए मैं इसको बोलती हूँ रोल्ड डाउन द स्ट्रीट। ठीक है, ही स्वैम डैश द रिवर टू रीच अदर साइड। उसने क्या किया, वो पानी से तैरता हुआ गया दूसरी साइड की तरफ। ठीक है, तो ही स्वैम, ये पानी है और यहाँ उसने जाना है, यहाँ इसका दोस्त खड़ा है और ये यहाँ पे खड़ा है, तो वो यहाँ से स्विमिंग करता हुआ यहाँ तक जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि स्वैम, वो थ्रू द रिवर नहीं आता, क्योंकि स्विमिंग के लिए वो ऊपर रहेगा, वो नीचे से तो जाएगा नहीं, समंदर के अंदर तो नहीं जाएगा, है ना, अंदर जाएगा तो डूब जाएगा, तो वो ऊपर ऊपर रहे, जो स्विमिंग ऊपर ऊपर रह के करते हैं ना, थ्रू तो होगा ही, बिटवीन भी नहीं होगा। तो ये क्या होगा, अक्रॉस द रिवर, कि वो पानी में से गुजर के, पानी से गुजर के वो दूसरी तरफ से गया है, तो इसको मैं अक्रॉस कहती हूँ। ठीक है, इस तरह की मीनिंग को हम अक्रॉस कहते हैं, इस तरह के पाथ्स को या इस तरह के रास्ते को हम अक्रॉस कहते हैं, अक्रॉस द रिवर। फिर द किड्स रैन डैश द स्कूल बस। द किड्स रैन डैश द स्कूल बस, कि स्कूल बस है तो बच्चे, जैसे स्कूल बस आती है कि बच्चे क्या करते हैं, बस के अंदर चलने लगते, जल्दी के इसलिए जाते जाते, तो द किड्स रैन इन टू द स्कूल बस। अच्छा, अब आपके पास एक होता है इन, एक होता है इनटू। इन हम यूज करते हैं जब कोई बड़ी जगह हो, कोई बड़ा जैसे घर होता है, इन द हाउस, सही। लेकिन अगर कोई कंटेनर हो, लाइक कोई छोटी चीज हो, जैसे कि बस हो गई, कोई बॉक्स हो गया, तो ये तो फिर मैं बोलूंगी इन टू दी बॉक्स या इन टू दी बस। या अगर एक रूम हो गया तो मैं बोलूंगी इन टू दी रूम। समझ आ रही। तो इस तरीके से, इस तरह की कंडीशन के लिए हम इन टू लगाते हैं। फिर आपके पास है शी प्लेस द कीज डैश द टेबल। उसने टेबल के ऊपर, टेबल पर, टेबल के ऊपर नहीं, टेबल पर जो है उसने कीज रखी, उसने टेबल के ऊपर कीज रखी। तो टेबल पर का मतलब होता है पर, पर का मतलब होता है ऑन, इसके ऊपर, ऑन दिस। ठीक है, तो टेबल के ऊपर यानी कि ऑन द टेबल। अच्छा, अबव द टेबल की नहीं, अबव द टेबल क्या मतलब होता है कि वो टेबल के ऊपर ऐसे हवा में लटक रही है, तो तब मैं उसको अबव द टेबल कहती। ठीक है, अगर वो टेबल के ऊपर है, टेबल से टच हो रही है, तो ये ऑन द टेबल है, टेबल से ऊपर लटक रही है तो इट विल बी अबव द टेबल। जैसे मैंने जो है वो चाबी ऐसे हाथ में पकड़े, टेबल के ऊपर ऐसे पकड़ी हुई है, टेबल पे रखी है, टेबल के ऊपर है, तो उसको मैं कहूंगी अबव द टेबल। लेकिन जब मैं टेबल पे रख दूंगी तो ऑन द टेबल होगी। सही है। वी वॉक डैश द फॉरेस्ट एंड डिस्कवर्ड अ हिडन लेक। हम जो है वो क्या कहते हैं, फॉरेस्ट से गए और हम वी वॉक डैश द फॉरेस्ट, हम फॉरेस्ट में गए एंड डिस्कवर्ड द हिडन लेक, और हमने हिडन लेक जो है वो डिस्कवर कर लिया। अब फॉरेस्ट क्या होते हैं, फॉरेस्ट में जो है ना बड़े बड़े से ट्रीज होते हैं, है ना, और आप क्या करते हैं, नीचे आप चल रहे होते हो, तो इस तरह की कंडीशन को क्या मैं बोलती हूँ कि ये सारा ऊपर जंगल है और आप जंगल के अंदर से जा रहे हो, तो यानी थ्रू द टनल वाले सिचुएशन हो गई, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ, थ्रू द फॉरेस्ट। या पे इस तरीके से एनालाइज करना होता। ठीक है, हम कहीं से देख रहे हैं, नहीं देख रहे, हम खुद ही इसको पढ़ पढ़ के हम एनालाइज करके हम इसमें लिख रहे हैं। सही है। द लास्ट इज द रिवर फ्लोज डैश द माउंटेन। रिवर फ्लो कहाँ, रिवर फ्लो कैसे रिवर फ्लो करता है, डैश द माउंटेन। अच्छा, अब रिवर फ्लो डिफरेंट तरीके से कर सकता है। रिवर फ्लो कर सकता है थ्रू द माउंटेन्स, अक्रॉस द माउंटेन्स, डाउन, डाउन तो नहीं, बिटवीन द माउंटेन्स। ठीक है,
बहुत सारे इसमें मतलब जिस तरह की सेंस बनानी, जिस तरह का मेरे जहन में आ रहा है, जो मैं बना रही हूँ कि भाई मुझे अब रिवर को मैं इमेजिन करी, रिवर मुझे कहाँ नजर आ रहा है तो मैं उसको करी। अब हमने प्रपोजिशन आइडेंटिफाई करनी है मूवमेंट या डायरेक्शन की, ठीक है। यानी स्पेसिफिकली मूवमेंट या डायरेक्शन, ये आपके पास एक लोकेशन की ही बात करें, बस ये कि किस तरफ मूवमेंट हुई है या किस डायरेक्शन में हुई, थोड़ा सा उस तरीके से उससे रिलेटेड है, राइट। अच्छा, द फर्स्ट इज द वॉक डैश द पार्क, कि वो उन्होंने वो पार्क में वॉक कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्क में वॉक कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वॉक पार्क में ही करते हैं ना। तो वी हैव टू वर्ड्स, इट इज थ्रू एंड डिसाइड। डिसाइड का मतलब कि इसके साइड पर, किसी चीज के साइड पर होना। तो पार्क के साइड पे वॉक करने का तो कोई फायदा नहीं, राइट। तो वो बात तो करेक्ट हो नहीं सकती। थ्रू का मतलब होता है कि किसी चीज के बीच में से जाना है, किसी चीज के अंदर से जाना। तो पार्क एक एंटिटी होती है, एक सराउंडिंग होती है, उसके बीच में लोग जाते हैं, है ना। पार्क की एक ऐसी जगह होती है, सराउंडिंग होती है, उसके अंदर वॉकिंग ट्रैक्स या व्हाटएवर होता है, तो इट इज थ्रू द पार्क। सही है। तो यानी द करेक्ट वर्ड हियर विल बी थ्रू द पार्क। सही। सो वी हैव द नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज द बर्ड्स फ्लू डैश द स्काई। परिंदे जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं, ये उड़ रहे थे। फ्लू आ रहा है, फ्लू मीन्स, अच्छा इट्स नॉट फ्लू, ये याद, अच्छा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन which will help you guys. It is एक ये वर्ड है फ्लू, ब्लू और न्यू। हाँ, इस तरह के जितने भी आपको EW वर्ड्स दिखे ना, जिनके एंड में EW आ रहा होता है, तो इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसको फ्लू या ब्लू या न्यू नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं फ्लू। इसकी आवाज ऐसे निकलती है, फ्लू, ब्लू, नो, ठीक है। इनकी आवाज जो है, साउंड्स जो है वो इनके इस तरह निकलते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है, राइट। तो ये आप इसको फ्लू नहीं बोलेंगे, ये फ्लू होगा। द बर्ड्स फ्लू डैश द स्काई, और फ्लू इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फ्लो। तो इसका मतलब कि परिंदे जो है आसमान में उड़ रहे थे। नाउ वी हैव टू सेंटेंसेस, टू वर्ड्स, एक है ओवर एंड अंडर। ओवर का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर, और अंडर का मतलब किसी चीज के नीचे। अब कह रहे हैं कि द बर्ड्स फ्लू डैश द स्काई, तो द बर्ड्स फ्लू ओवर द स्काई या अंडर द स्काई। आसमान के ऊपर का जो क्या कहते हैं बर्ड्स है वो फ्लाई करती हैं, या आसमान के नीचे फ्लाई करती है। तो वो आसमान के नीचे होती है, नीचे नजर आती है ना, आसमान तो बिल्कुल ऊपर होता है इन स्पेस, लेकिन जो बर्ड्स है वो तो मुझे नीचे नजर आ रही होती है, राइट। इसका मतलब अगर वो आसमान से ऊपर होती तो मुझे नजर भी नहीं आती, तो यानी कि दे फ्लू अंडर द स्काई, ठीक है। अंडर विल बी द करेक्ट आंसर। Then we have the next sentence, it is the car drove dash the tunnel. The car drove dash the tunnel. तो गाड़ी है वो टनल के अंदर से गुजर के गई। अब हमने पहले भी कर लिया था, तो इट इज थ्रू द टनल, ठीक है, टनल के अंदर से निकल के चली गई। फिर आपके पास आ रहा है ही जम्प्ड डैश द पूल, उसने पूल में जंप किया। इन द पूल या इनटू द पूल या बिसाइड। बिसाइड का मतलब था साइड, पूल की साइड पे कौन क्यों जंप करेगा, राइट। तो वो पूल के अंदर जंप करते हैं। और आई हैव टोल्ड यू कि कोई जब स्मॉल एरिया होता है, जैसे एक रूम है, ये एक बॉक्स है, ये एक स्मॉल स्पेस है, उसमें जब कोई चीज किसी एक चीज की बात करते हैं तो हम कहते हैं इनटू। किसी बड़ी जगह की बात होती है तो हम इन बोलते हैं, लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक जगह की बात हो रही होती है, छोटे रूम की, छोटे बॉक्स की, तो फिर हम उसको इनटू कहते हैं। तो इट इज इन, ही जम्प्ड इनटू द पूल। जो ये वाला है सेकंड वाला, दिस वन, दिस सेड कि द बर्ड्स फ्लू डैश द स्काई, ठीक है। अब एक है ओवर और एक है अंडर। तो वैसे तो इसका जो करेक्ट वर्ड वो थ्रू होना चाहिए था, है ना, थ्रू द, यानी कि वो आसमान के अंदर ही, मतलब आसमान इन द स्काई या थ्रू द स्काई, क्योंकि वो आसमान के अंदर ही फ्लाई कर रहे होते हैं, राइट। आसमान के ऊपर या नीचे तो होते नहीं है।
अब यहाँ पे एक गलती क्या है कि ये ओवर जो है, अगर मैं कहूँ बात कि वो आसमान के ऊपर है, तो ऊपर के लिए वर्ड यूज होता है अबव, कि आसमान के ऊपर जो मुझे नजर नहीं आएंगे, ठीक है। अंडर का मतलब होता है आसमान के नीचे, और आसमान के नीचे क्या होती है? जमीन। जमीन के ऊपर आसमान होता है सारा। तो समवॉट, वैसे अंडर भी इज नॉट रॉन्ग, अंडर भी सही है, लेकिन ओवर जो है वो, जो मुझे लग रहा था कि हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, तो ओवर मैंने चेक भी किया, तो ओवर कह रहे हैं कि इट इज ओवर द स्काई, ठीक है। क्योंकि इसको कर लेते हैं, इसे ओवर ही, किसी ने अगर किया होगा तो शायद उसके पास भी होगा ये। ओवर द स्काई हम ऐसे कह सकते हैं कि ओवर द स्काई, क्या कह सकते हैं। मुझे पता नहीं, अंडर करेक्ट लग रहा है, बट ओवर इज द राइट आंसर। तो इसको देख लेंगे, अगर कोई इशू हुआ तो हम इसको करेक्ट कर लेंगे।